हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्टली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ पेपर वन की जो हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर 2025 के लिए, बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो जो ये सामने आपके नंबर दिख रहा है यहाँ पर 9015958713, इस पे आप कॉल करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। जो हमारा अप्रोच होने वाला है, फिर से आपको बता दूं कि बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है इस बार वाला जो हमारा अप्रोच है, क्योंकि इसमें जो मेरा फोकस है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड फोकस मैंने बनाया हुआ है। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी भी आप पढ़िएगा, ये आपके डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपको नोट्स के बीच बीच में एग्जाम के रेफरेंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस वैसे बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ही नए तरीके से, नए पैटर्न जैसा कि पूछता है एनटीए, उसी तौर पे हमने ये पूरा का पूरा ये क्लास डिजाइन किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर को। और ये आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है, यहाँ पर अपडेट करना मैं भूल गया था। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, किसके किसके। देखिए, एक तो अडोलेसेंट लर्नर्स के, अडोलेसेंट लर्नर, और इसके अलावा जो है ना एडल्ट लर्नर्स के, है ना। तो अडोलेसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, और साथ ही साथ समझेंगे कि अडोलेसेंट लर्नर हैं कौन, एडल्ट लर्नर्स हैं कौन, और इनकी विशेषताएं क्या हैं, और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी समझेंगे। बने रहिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और इसके बाद जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अडोलेसेंट लर्नर। देखिए, अडोलेसेंस जो होता है ना, ADOLESCENCE, अडोलेसेंस, तो ये जो एज ग्रुप होता है, यानी कि अडोलेसेंस का जो एज ग्रुप होता है, आप मान के चलिए कि 12 से 18 साल के, कई जगह पे आपको 11 से 17, कई जगह 12 से 18, तो आप 12 से 18 मान के चलिए। तो इनके बीच के जो एज ग्रुप होते हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं। अडोलेसेंस, स्टैनली हॉल ने बोला है कि adolescence is the age of stress and storm, यानी किशोरावस्था जो है ना, ये तनाव और, देखिए, तनाव और तूफान की अवस्था है। आप देखते हैं ना कि जो भी बच्चे किशोरावस्था में रहते हैं, जिनका एज ग्रुप ये 10 से 19 के बीच में, या 11 से 17, या 12 से 18 के बीच का जो एज ग्रुप होता है ना, ये अडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं। और इनमें इनकी कुछ कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ कुछ खामियां भी होती हैं। इनके अंदर बहुत सारे बॉडीली चेंजेज आ रहे होते हैं। आपको मालूम है कि इनके शारीरिक जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है यहाँ पर, और इनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं, चाहे वो हम लोग बात करें मेल्स या फिर फीमेल्स के। इनके जो है प्यूबर्टी हिट होती है। प्यूबर्टी जो है, यानी कि ये अब हम कह सकते हैं कि जो अडोलेसेंस है ना, ये एक तरीके से ट्रांजिशनल फेज है। ये भी एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है ना, कि ये कौन सा फेज है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि जब आप एक अवस्था से दूसरे अवस्था में मूव करते हैं, तो उस बीच का जो पीरियड है उसको हम ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। तो वो ट्रांजिशनल पीरियड जो है ना, ये अडोलेसेंस होता है। और इसी को तनाव और तूफान की अवस्था भी कही गई है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज आ रहे होते हैं। बच्चों के आवाज़ जो है वो भारी होने लगता है, इनमें बॉडीली चेंजेज आते हैं, प्यूबिक हेयर आता है, बहुत सारी जो है शारीरिक विकास होता है। इसके साथ साथ उनको ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, और ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है, और इनकी वजह से बहुत सारे जो अडोलेसेंस के एज में जो भी किशोर या किशोरी कोई भी हो, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और अगर उनके एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज़ नहीं किया जाए, तो यही एज होता है जहाँ से कोई बन सकता है और कोई बिगड़ सकता है ना? यही एज है जहाँ पे अगर आप चैनलाइज़ आपने कर दिया, तो वो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा कर जाएगा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर जाएगा। लेकिन अगर इसमें उसके एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं किया, तो वो बच्चा जो है ना, वो गलत राह भी पकड़ लेगा, गलत संगत भी पकड़ लेगा। तो एडोलेसेंट लर्नर्स जो है ना, इनमें बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेज़ आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इनके जो शैक्षणिक यानी एकेडमिक, सामाजिक यानी सोशल, और संवेगात्मक यानी इमोशनल, है ना, भावात्मक भी बोलते हैं इसको, और कॉग्निटिव बिहेवियर जो होता है आपका, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार, इन सभी को प्रभावित करता है। और ये लर्नर्स जो है ना, वो इनका एज ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया है। तो इनके अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं ये आपको पता चल गया है। अब हम बढ़ते हैं
आगे और देखते हैं, एक-एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक इनके क्या हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, जो ऐसे शिक्षार्थी होते हैं, जो ऐसे लर्नर्स होते हैं ना, जो एडोलेसेंट के एज में हैं, यानी किशोरावस्था में हैं, तो सबसे पहला है प्रासंगिकता की मांग, डिमांड फॉर रेलेवेंस। यानी कि ये जो होते हैं ना, ये एडोलेसेंट्स प्रेफर करते हैं लर्निंग मटेरियल जो कि मीनिंगफुल हो और एप्लीकेबल हो उनके जीवन में। पहले क्या होता था, यानी इसके पहले वो चिल्ड्रन थे, वो बच्चे थे, तो अब उनका उतना डिमांड नहीं था कि मुझे यही चाहिए। लेकिन अब ये क्या होता है ना, इनका जो एनर्जी है वो चैनलाइज़ होता है। इनको पता है कि हमें क्या करना है, इनको एक दिशा दिखता है और इसके हिसाब से अब वो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो कंटेंट उनको चाहिए। तो सबसे पहले कि भाई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे देंगे और ये तर्क करेंगे आपसे। इस एज में जो तर्क शक्ति है उसका भी विकास होता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है ना? एसपीसीएफ अगर आपको नहीं मालूम होगा, एक सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ना, ये एडोलेसेंट वाला एज है, यानी किशोरावस्था वाला एज है। तो यहाँ पर जो है वो धीरे-धीरे करके जो रीजनिंग है, जो हाइपोथेसिस है वो फॉर्म करने लगते हैं। हम अपने दिमाग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सोच पाते हैं जो कि कॉन्क्रीट थिंकिंग के समय पे जो ये इसके देखिए सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन। तो कंक्रीट ऑपरेशनल वाले में जो चीज़ें हमें सामने दिखेंगी वही हम समझ पाते हैं। लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बच्चा कर पाता है। तो ये भी एक टैग वर्ड है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ना, ये किशोरावस्था के ही उम्र में बिल्कुल प्रौढ़ हो जाता है। चलिए, ये हो गया कि भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर अब ज़्यादा हमारा ध्यान होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडोलेसेंट के एज में बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, आपसे बहुत सवाल पूछेगा, जो भी आप कहेंगे उसका तर्क जानना चाहेगा। उनके अंदर बहुत डिज़ायर होता है चीज़ों को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो कंटेंट को क्वेश्चन करते हैं। और कई जो पुराने टीचर हुआ करते थे, जब हम लोग भी पढ़ते थे, तो वो डाँट के और चुप करा देते थे कि चुप रहो, बहुत ज़्यादा सवाल मत पूछो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। और इसी वजह से वो क्या हो जाता है कि उनकी जिज्ञासा दब जाती है। तो ये क्यूरियोसिटी जो है ना, इसको फॉस्टर करना है आपको एज़ अ टीचर, आपको इसको बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है। इसके अलावा देखें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होता है, यानी कि अमूर्त सोच। तो जो हमने बोला ना कि यहाँ पर अब मूर्त सोच से जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, मूर्त सोच है, इससे अब हम अमूर्त की तरफ जाते हैं। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो चीज़ें नहीं भी दिखेंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के ऊपर कोई सवाल मैं कर दूँ। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, इस टाइप के साइंटिफिक चीज़ों पे अगर मैं सवाल करूँ तो बच्चा उसको समझेगा, केमिकल रिएक्शन समझेगा। जो चीज़ें सामने नहीं भी दिखेंगी उसको भी वो समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसका डेवलप होने लगता है। यानी कि जो एबिलिटी होती है एब्स्ट्रैक्टली सोचने का, अमूर्त रूप से सोचने का, समस्याओं को संकल्पनात्मक रूप से हल करने की क्षमता भी विकसित होता है यहाँ पर। और जो मैंने बताया अभी आपको ना कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे ने दिया हुआ था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को ही दर्शाता है। अच्छा, यहाँ पर रोट मेमोराइज़ेशन से अब ऊपर उठ चुका है बच्चा, उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हो चुका है, HOTS। यानी अब वो रट रट कर चीज़ों को याद नहीं करना चाहेगा, बल्कि रीज़न करना चाहेगा, है ना? किसी भी चीज़ का तर्क देगा वो आलोचना करेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा चीज़ों को। और ये नेगेटिव चीज़ें नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी, उसको कुछ इनोवेट करने, कुछ नया जो है वो इन्वेंट करने में हेल्प करेंगी। तो जो आपके यंगर लर्नर्स थे, जो छोटे बच्चे थे, वो कभी भी जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, रीज़न नहीं करते। जो आप पढ़ा लेते हो उसी को वो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे का जो अ, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, इसके अलावा जो है वो प्राथमिकता देता है समझने को बजाय रटने के, है ना? अब बढ़ते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक से सोशल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। सामाजिक रूप से क्या विशेषताएँ होती हैं एडोलेसेंट लर्नर्स की? सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, है ना? यानी सहपाठियों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एडोलेसेंट्स के एज में। यानी जो बच्चा है वो अपने ग्रुप में बिल्कुल ही फिट बैठना चाहेगा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अपने पेरेंट्स से झगड़ लेगा अपने दोस्तों के लिए। उन अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनका बिहेवियर, उनका डिसीजन, वो पूरा उनके किस ग्रुप में किन कौन से दोस्तों के साथ रह रहे हैं उससे पूरा यहाँ डिसाइड होता है। सोशल आइडेंटिटी भी फॉर्म करते हैं इस एज में बच्चे, है ना?
फोकस होता है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड सोशल आइडेंटिटी, यानी वो स्वयं की और सामाजिक पहचान की भावना उनके अंदर विकास होता है। जो एरिक्सन के आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाला स्टेज है ना, वो इसी बारे में बात करता है ना। तो अगर आपने सीडीपी पढ़ा होगा, अगर आप सीटेट वगैरह का कभी प्रिपरेशन आपने किया होगा, तो एरिक्सन का आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का एक स्टेज है। तो वो यही दर्शाता है कि आपको सेल्फ अपने आप के बारे में एडोलेसेंस के एज में बच्चों को जो है ना, वो सेंस होने लगता है कि मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे वो डेवलप हो रहे हैं, तो सोशल आइडेंटिटी फॉर्म करने लगते हैं। पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने लगता है इस एज में आके। आप देखते हैं ना बच्चे पेरेंट्स से काफ़ी कट-कट के रहते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो एडल्ट हो चुके हैं, है ना? तो यानी कि पेरेंट्स पर अब रिलाई नहीं करते हैं। वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, वो पीयर वैलिडेशन चाहते हैं। पीयर वैलिडेशन मतलब आप उनके सहपाठियों ने अगर कह दिया कि ये जीन्स अच्छी लग रही है, तो भले मम्मी-पापा बोलें कि वो बुरी लग रही है, लेकिन वही जीन्स वो पहन के जाएँगे क्योंकि उनको चाहिए अपने साथियों की मान्यता, वैलिडेट कर दे वो बस, है ना? ग्रुप एक्टिविटीज़ में बहुत ध्यान होता है इस एज में बच्चा जो है ना सोशली काफ़ी ज़्यादा एंगेज करता है और अगर अच्छे से उसका जो भी सर्कल है फ्रेंड सर्कल वो बढ़िया हो तो वो कोलैबोरेटिव बनता है, ग्रुप बेस्ड लर्निंग करता है। ये नहीं होता है तो बच्चा इस एज में शाई भी हो जाता है, मतलब शर्मीला भी हो जाता है। लेकिन अगर सर्कल अच्छा है तो जनरली वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उनका ये कोलैबोरेशन वाला टीम वर्क वाला काम भी चलता है, तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होता है। अच्छा, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जो एडोलेसेंट लर्नर्स का होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने बताया था ना कि एडोलेसेंस इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी तनाव और तूफान की अवस्था। तो इस जो तनाव और तूफान मैंने बोला था ना, इसमें ही आता है ये कि इस एज में बच्चों का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ भी बोल देंगे, बहुत जो है तुरंत उनका मूड बदल जाता है। इमोशनल वोलेटिलिटी होता है उनके अंदर। हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं ना, उनके शारीरिक बदलाव होते हैं, फिजिकली भी वो अब जो है वो एडल्ट बनने जा रहे होते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर बॉडीली चेंजेज आ रहे होते हैं, तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है इन हार्मोनल चेंजेज और ये जो भावनात्मक अस्थिरता है, इसका अनुभव करते हैं और इस वजह से उनका मूड स्विंग होता है। तो कई बार वो मूडी हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है एक टीचर को। साथ ही साथ उनको पीयर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अभी बताया ना मैंने कि उनके साथियों की स्वीकृति चाहिए। अगर उनके फ्रेंड्स बोल देंगे कि ये चीज़ें अच्छी हैं, तो वो डिसीज़न उस बेसिस पे ले लेंगे, है ना? तो उनके जो भी डिसीज़न्स होते हैं ना, वो उनके सहपाठियों की स्वीकृति के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर आत्म नियमन बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं इस एज में बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे होते हैं। तो एडल्ट से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्शन बच्चे देते हैं और इसलिए आप देखते हैं ना कि इस एज में इनको बाइक चलाने का, कार चलाने का बड़ा शौक होता है और वो भी हाई स्पीड में, है ना? रेगुलेट नहीं कर पाते हैं सेल्फ को, ये समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से बहुत सारे आप देखते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसमें, जो टीनेजर्स होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है। फिर इमोशनली स्टेबल भी नहीं होते हैं और ये गर्ल और बॉयज़ दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी होती है, उनके रिलेशनशिप्स वैसे होते हैं और साथ ही साथ उनका सोशल सर्कल बदल रहा होता है, उनके अंदर फिज़िकली, मेंटली बहुत सारे चेंजेज़ आ रहे होते हैं, तो वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो है ना, वो कंसिस्टेंटली जो है, वो नहीं स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और इस वजह से कई बार जो है वो उनका अलग मूड दिख सकता है या फिर अलग तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं चीज़ों को, तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक का भी ध्यान हमें रखना होगा। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या आ जाएगा? संज्ञानात्मक जो विशेषताएं हैं। सबसे पहला हमने बात किया था ना कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उनके अंदर डेवलप होने लगता है, यानी कि अब वो अमूर्त रूप से भी तर्क कर सकेंगे, सोचने लगेंगे, हाइपोथेसिस अपना क्रिएट कर सकेंगे, लॉजिक लगाने लगेंगे, है ना? उनको अब आप बहला फुसला नहीं सकते हो, अब वो लॉजिक लगा लेते हैं। अब आप नहीं कह सकते हो कि हाँ, शाम को ये चीज़ें कर दें, उनको पता चल गया कि भई ये हमें इस तरीके से बहला देते हैं, फुसला देते हैं। इसके साथ-साथ समस्या समाधान की जो क्षमता है, उसका भी विकास उनके अंदर हो जाता है। इसके अलावा जो है ना कॉग्निटिव ग्रोथ अलग-अलग हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि ये अलग-अलग जो है वो स्टूडेंट्स अलग-अलग एडोलेसेंट या जो भी किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनका अलग-अलग समय पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका 12 साल पे इतना डेवलपमेंट हो गया, 13 पे इतना हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। यूनिफ़ॉर्म नहीं होता है ये, है ना? एक समान नहीं होता है। ये उन बच्चों के अनुभव, उनकी क्षमताओं के कारण अलग-अलग हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग होता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जिज्ञासा संचालित शिक्षा लेते हैं। तो
अगर वो मोटिवेटेड होंगे एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, तो उनको बाहरी किसी रिवॉर्ड की, बाहरी किसी पुरस्कार की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंटरनली मोटिवेशन आ जाता है। तो यही है ना कि अगर उनके एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज़ किया जाए, तो बच्चे इस एज में बहुत कुछ बड़ा भी कर जाते हैं। तो यही एज है सबसे बेहतर तरीके से उनके अंदर जो है वो इस एनर्जी को सही रूप से चैनलाइज़ करने का, है ना? अब देखिए यही इस बैच की ख़ासियत है। मैंने बताया था ना आपसे कि बीच-बीच में आपको मैं एग्ज़ाम का टिप दूँगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चंस कहाँ से एनटीए फ्रेम कर सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, विशेषताएँ पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एडोलेसेंट लर्नर्स, ऐसे करके पूछ देगा कि बताइए कि इनमें से किशोरों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ सही हैं, और कुछ विशेषताएँ आपको दे देगा, उसमें से आपको चुनना होगा। फिर आपको ऑप्शंस दे देगा इंक्रीज इंडिपेंडेंस, रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कंसर्न विद सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये फिर यूनिफॉर्म इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दे देगा। गलत मतलब ये गलत हो जाएगा ना, यूनिफॉर्मली तो होता नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी तो होता नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ देगा आपसे। तो ये बीच-बीच में एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें भी मैं इस यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं अडल्ट लर्नर्स के बारे में, समझते हैं कि एडल्ट लर्नर्स कौन हैं और इनका एज जो है, एडल्ट लर्नर्स का एज जो है वो कितना होता है। देखिए एडल्ट लर्नर्स यानी जो आपके ऐसे लर्नर्स हैं ना जो कि ऑलरेडी अब किशोरावस्था को पार कर चुके हैं, एडोलेसेंट के एज को पार कर चुके हैं। जैसे मैं, आप, जो भी लोग हम तैयारी करते हैं ना यूजीसी नेट, हम एडल्ट लर्नर्स हैं, हम हायर एजुकेशन में पहुंच चुके हैं। तो टिपिकली एज यहाँ पर 18 साल से ऊपर के जितने भी लर्नर्स होते हैं वो सभी आ जाते हैं। और एडल्ट एजुकेशन को हम क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा, एंड्रागॉजी। कई लोग इसे एंड्रागॉगी भी कहते हैं, एंड्रागॉजी, है ना? तो एंड्रागॉजी और पेडागॉजी बोलते हैं, जो बच्चों स्टूडेंट जो आपके छोटे बच्चों का जो शिक्षा शास्त्र होता है उसको, और एंड्रागॉजी बोलते हैं हम आपका जो एडल्ट लर्नर्स के जो शिक्षा शास्त्र होता है उसको। अच्छा, एंड्रागॉजी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने यहाँ शामिल कर लिया है कि माल्कम नोल्स, इनका नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना? और डिस्टिंक्ट ट्रेड्स होते हैं जो कि यंगर लर्नर से इनको अलग करते हैं। जो अडल्ट लर्नर्स हैं वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। यहाँ जो स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होता है। वो खुद से डिसीजन ले पाते हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, है ना? तो सबसे पहले इनके हम अगर एकेडमिक या शैक्षणिक विशेषताएं देखें तो सबसे पहला इनका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी स्वनिर्देशित शिक्षण। तो जो एडल्ट लर्नर्स है ना, वो ऑटोनॉमी प्रेफर करते हैं, यानी कि वो स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हैं। उनको ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। इनको आपने बस दिशा दे दिया, सही तरीके से गाइड कर दिया, उतना उनके लिए बहुत है। तो जैसे मैं, आप, हम लोग एडल्ट लर्नर्स हैं, हम लोग अपने से ही तो पढ़ते हैं ज़्यादातर। मैं आपको यहाँ गाइड कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, लेकिन करते तो आप ही हैं ना। तो ये क्या है? ये आपके लर्निंग गोल्स, आपके मेथड्स जो है ना, वो सब आप डिसाइड करते हैं और इसमें जो आपको हेल्प चाहिए होता है वो किसी गाइड से, किसी मेंटर या टीचर से आप ले लेते हैं। रेलेवेंस ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पर अब आपको मालूम है कि मुझे रिसर्च के फील्ड में जाना है ना? तो रिसर्च के फील्ड में जाना है तो आप उसी लर्निंग को वैल्यू करेंगे जो कि एप्लीकेबल होगा इमीडिएटली आपके वर्क या फिर लाइफ सिचुएशन में। अब आप, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप साइंस पढ़ेंगे, नहीं। अब आपका फोकस हो गया कि मुझे यही चीज़ें करनी है, रेलेवेंस ओरिएंटेड हो गया, प्रासंगिकता उन्मुख हो गए आप। साथ ही साथ समस्या केंद्रित दृष्टिकोण हमारा होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है। यानी कि फोकस होता है हमारा कि हम कैसे जो व्यावहारिक समस्याएँ हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व कर सकें। अब हमें फैक्ट्स को मेमोराइज़ नहीं करना है, चूँकि एनटीए तो चाहता है कि हम फैक्ट्स को मेमोराइज़ करें, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हमें फैक्ट्स को मेमोराइज़ नहीं करना, बल्कि हमें रीज़न के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यहाँ पर काम आता है। जो आपका अनुभव है ना, वो आपके काम आता है यहाँ पर। प्रायर नॉलेज जो आपने पहले से ज्ञान अर्जन किया है, वो नए आपके ज्ञान को जो है, नए शिक्षण को आधार देता है, न्यू लर्निंग को एक बेस के रूप में वो काम करता है। तो ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडल्ट लर्नर्स के। अब हम सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं एडल्ट लर्नर्स के। जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला है कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना? कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण। यहाँ पर हम कोलैबोरेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, मैं आपको टेलीग्राम पर भी मिलता हूँ, वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन होता है। आप एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ, है ना? प्रोफेशनल नेटवर्किंग करते हैं यहाँ पे आप, मतलब अब आपके ही जैसे कई लोग आ जाते हैं जो कि एक ग्रुप में मिलते हैं और वहाँ पर आप जो है ना
वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि कैरियर और पर्सनल ग्रोथ पे बात हो सके। और इसके अलावा अब जो आपके सहपाठी हैं, साथी हैं, इन पे निर्भरता नहीं होता है आपका, या फिर ऐसा नहीं होता है कि अब आप जो है ना उनको लुभाने के लिए या उनमें शामिल होने के लिए कुछ कर रहे हों। एडोलसेंस में ये होता है। लेकिन एडल्ट क्या होता है ना, ये पीयर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, उनको साथियों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, वो आत्म प्रेरणा पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, और वो इंडिविजुअली करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गाइड और अ मेंटर, है ना? तो ये आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें भावात्मक विशेषताएँ या संवेगात्मक विशेषताएँ, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है एडल्ट लर्नर्स के अंदर। जो शिक्षार्थी जो एडल्ट हो चुके हैं उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी होती है, जो कि एडोलेसेंट वाले एज में ये एब्सेंट था। तो यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल होता है इमोशंस के ऊपर, ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारे लर्निंग के ऊपर, फ़ोकस्ड लर्निंग हम कर पाते हैं। साथ ही साथ हम आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा से परिपूर्ण होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं, इंटरनल गोल्स से ड्रिवन होते हैं। यानी कि हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, वो हमें बाहरी किसी प्राइज़ की ज़रूरत नहीं है। करियर एडवांसमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए हम खुद से ही मोटिवेटेड होते हैं चीज़ों को करने के लिए। इसके अलावा रेज़िलियंस होता है, लचीलापन होता है। सीखने में आने वाली जो भी बाधाएँ, जो भी चुनौतियाँ हैं, कई बार हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार में नहीं निकला, दोबारा हम कोशिश करते हैं, तिबारा कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो ये सेटबैक्स, ये चैलेंजेस जो है ना, वो लर्निंग का के सीढ़ी के रूप में काम करते हैं, और उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के, उन्हीं बेस को और मजबूत करते-करते एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही एडल्ट लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, है ना? अब देखते हैं हम, तो इमोशनल लेवल पर हम बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो आपके संज्ञानात्मक विशेषताएँ हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो अभी तक हम ले चुके हैं, क्योंकि हम एडल्ट हो चुके हैं, तो हमारे बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और वो बाधा के तौर पे काम नहीं करते हैं, बल्कि वो हमें जो नया, जो भी चीज़ें हमें नई सीखने को मिल रही हैं ना, उनसे हमें, हमारे जो एग्जिस्टिंग चीज़ें जो हमने सीखी हुई हैं, उनसे रिलेट करते हैं नई चीज़ों को। तो जो हमारे पुराने, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हम नए नॉलेज को रिलेट करते हैं। साथ ही साथ जो आलोचनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक सोच है, उसका विकास होता है, और हम एनालाइज़ कर पाते हैं, यानी कि विश्लेषण कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं, है ना? और इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाते हैं क्रिटिकली अलग-अलग सिचुएशन में। एडैप्टेबिलिटी आता है, यानी हम कॉन्सेप्चुअल चेंज के लिए ओपन होते हैं। जो शिक्षार्थी ऐसे हैं, जो यंगर लर्नर्स हैं ना, उनमें रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो नए दृष्टिकोण के लिए आप खुले रहते हैं। एडल्ट्स क्या होते हैं, ये हमेशा नए-नए दृष्टिकोण के लिए ओपन होते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, आप हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, हम घबराते नहीं हैं। एडैप्टेबिलिटी एडल्ट लर्नर्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, खास तौर से कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विशेषता। यहाँ पर जो है ना, वो एक्टिव लर्निंग ज़्यादा करते हैं, यानी पैसिव लर्निंग पे ध्यान नहीं होता है, एक्टिव लर्निंग पे, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड ज़्यादा पढ़ाई होता है। जैसे आप देखते हैं ना, एक एडल्ट लर्नर्स इग्नू में एडमिशन लेते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑटोनोमस तरीके से करनी होती हैं, आप अपने ही अकेले दम पे आपको चीज़ें करनी है ना? तो ये जो आपका मेथड है ना, ये एक्टिव मेथड होता है, पैसिव नहीं होता है। तो आपको जो है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, और एडल्ट लर्नर्स का यही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो पैसिव मेथड्स होते हैं ना, जैसे लेक्चर और ये, उससे जो है ज़्यादा हमारा ध्यान होता है एक्टिविटी पे, कि हम एक्टिव रहें, हम जो है ना, वो एक्टिव होके और चीज़ों को सीखें, हैंड्स ऑन लर्निंग पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। चलिए, अब देखिए, लर्नर्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, है ना? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत अंतर। भाई, हर एक लर्नर एक जैसा तो नहीं होता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना, वो अलग-अलग लर्नर्स के अलग-अलग जो है, वो मजबूत पक्ष होता है, कमज़ोर पक्ष होता है, वो उनकी सीखने की प्रक्रिया को कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस के तौर पे हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता। हमारे चीज़ों को याद करने की, चीज़ों को समझने की, कॉम्प्रिहेंड करने की, रिलेशनशिप बिल्ड करने की क्षमता। तो कई लोगों को आप देखते हैं ना, कि आईआईटी में जाते हैं, कई लोग जो है वो एमआईटी में जाते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बड़े-बड़े काम करते हैं। तो उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटेलिजेंस वेरी कर सकता है।
कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई कम इंटेलिजेंट हो सकता है। किसी की मेमोरी शार्प हो सकती है, किसी की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती है। किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है, तो किसी की थ्योरेटिकल स्किल अच्छी होती है। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट में डिफरेंसेस हो सकते हैं। सीखने का जो स्पीड है वो अलग-अलग हो सकता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है, ये व्यक्तिगत अंतर होता है और एक टीचर को इसका ध्यान रखना होता है। आप सभी बच्चों से एक ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि आप सभी बच्चों से एक ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो सभी पढ़ने में बहुत तेज़ ही हो, नहीं। ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास एक एक जो हमारा क्लासरूम होता है, वो एक मिनिएचर सोसाइटी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यापकता, बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके का सोच, अलग-अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और वो कॉग्निटिव एबिलिटी के बेसिस पे भी होता है, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक बैकग्राउंड पे भी होता है, सोशियो कल्चरल, यानी कि आपका जो है ना बैकग्राउंड कहाँ, किस फैमिली से आ रहे हैं, कौन से कल्चर से आ रहे हैं, लैंग्वेज क्या है आपका, सोसाइटी कौन से सोसाइटी से आप आ रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ये सभी जो है ना वो आपके लर्निंग प्रेफ़रेंस को और एक्सेस को जो है ना वो कहीं न कहीं वो ये करता है, उसके ऊपर कहीं न कहीं जोर डालता है। तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है? हमारे फैमिली, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हम क्या सोचते हैं, किस जगह से आते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा गरीब है। अब ये सबसे पहले क्या सोचेगा कि मैं ऐसी पढ़ाई करूँ जिससे मेरे पास पैसे आ सकें, मनी आ सके। और एक बच्चा है जिसके पास बहुत ज़्यादा वो रिच है, तो वो ये सोचेगा ना कि मैं ऐसी पढ़ाई करूँ जिससे मुझे विज़डम मिले, है ना? तो ये दोनों में अंतर क्या है कि पुअर बच्चा जो है ना उसको पैसे चाहिए क्योंकि उसका लिविंग अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। लेकिन जो रिच बच्चा है उसके पढ़ाई का तरीका अलग हो सकता है कि क्योंकि उसका पहला प्रेफ़रेंस पैसा नहीं है बल्कि पहला प्रेफ़रेंस है नॉलेज, विज़डम, है ना? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हमारी जो हमारा समाज जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो परिदृश्य, परिवेश है, वो कहीं न कहीं अलग-अलग होता है और उससे भी लर्निंग पर इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी, देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जिन्होंने झेला होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है, फैमिली बहुत ज़्यादा ऐसे कई बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं तो उनको ट्रॉमा हो जाता है। इमोशनल रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो सभी बच्चे एक ही तरीके की इमोशन लेके नहीं आते और इससे उनका लर्निंग जो है ना वो अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है कि उनके अंदर जो है ना वो एडीएचडी हो, है ना? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलग-अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, है ना? तो ये क्या है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ये भी अलग-अलग हो सकता है। साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ अलग-अलग हो सकता है, हेल्थ का कंडीशन अलग हो सकता है। देखिए मैं हूँ, मेरे पास हर एक बॉडी का पार्ट सही है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका विज़न सही नहीं है, कोई देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को चलने-फिरने में दिक्कत है यानी मोटर डिसेबिलिटी है। तो फिजिकल हेल्थ भी अलग-अलग हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अब जो क्लासरूम बन रहा है ना, वो इंक्लूसिव क्लासरूम है। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है ना वो समावेशी कक्षा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें समावेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है और हर एक बच्चे के हिसाब से क्लास में चेंजेस लाने हैं। क्लास के हिसाब से बच्चे को अपने आप को चेंज नहीं करना है बल्कि बच्चों के हिसाब से क्लास और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज करेगा स्कूल को। स्कूल में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में अच्छी लाइट, अच्छा पानी, भोजन, हवा जो है वो वेंटिलेटेड क्लासरूम हो, सीट अच्छे हों, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये। साथ ही साथ देखें तो बच्चों का जो पर्सनालिटी और लर्निंग स्टाइल है वो भी अलग-अलग हो सकता है। कई सारे बच्चे होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते और बहुत सारे ब होते हैं बच्चे जो बहुत बातचीत करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विज़ुअल कंटेंट को प्रेफ़र करते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं, कहानी के माध्यम से। कई सारे बच्चे हैं जो वीडियो के माध्यम से, तो कई सारे बच्चे ऑडियो से, है ना? तो ये अलग-अलग जो है वो लर्निंग स्टाइल भी हो सकता है और इसके अलावा उनकी जो अनुभव हैं, पुराने उनके अनुभव हैं, उनके एजुकेशनल अनुभव ले लें, आप उनके जीवन का अनुभव ले लें, वो भी कहीं न कहीं उनके अप्रोच को दर्शाता है कि उनका अप्रोच कैसा है। तो उनका प्रायर एक्सपीरियंस भी जो है वो उनके अंदर डिफ़रेंस पैदा करता है। तो ये सभी डिफ़रेंसेस को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए और उनको ही तवज्जो देना चाहिए जो कि आपके क्लास में एकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप नहीं जानते कि किसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी है, कौन से सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, यानी उनके संवेग, उनके भाव वो कैसे हैं, फिजिकल हेल्थ कैसा है,
लर्निंग स्टाइल, प्रायर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं जीवन में, ये सभी चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तभी आप जो है ना वो डिफरेंस बता पाएंगे। और तभी तो इसलिए सभी बच्चों को इंक्लूड करना एज ए टीचर हमें चाहिए, किसी को फेवर नहीं करना है ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इसमें शामिल नहीं है, जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी लर्निंग को अफेक्ट करती है जो शिक्षण पद्धति है, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी टीचर का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म लर्निंग पेस, एक समान सीखने की गति, याद रखिएगा सभी लर्नर्स के सीखने की गति अलग अलग होती है, भिन्न होती है ना। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो अगर आपसे कह दे, आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन में आ जाए कि द अडल्ट लर्नर्स हैव यूनिफॉर्म लर्निंग पेस या अडोलेसेंट लर्नर्स हैव यूनिफॉर्म लर्निंग पेस, आप तुरंत इसको गलत करेंगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर भी ये नहीं आता, तो ये याद रखेंगे, ये नॉन फैक्टर है। हाँ। अब क्वेश्चन का पैटर्न हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आ जा रहा है। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना, इनमें से कौन सा सही है बताइए। और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट, सही और गलत दोनों ही लक्षण आपको, ट्रेड आपको दे देगा। जैसे कह देगा इमोशनल स्टेबिलिटी, है ना, और इसी के साथ साथ कोई और भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी दे देगा, तो आपको मिक्स करके देगा और उसमें पहचानना होगा। तो अगर अडोलेसेंट्स के लिए पूछे कि उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर अडल्ट के लिए पूछे कि उनके अंदर जो है वो भावात्मक स्थिरता होती है तो सही हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना एग्जाम पे इस टॉपिक से आते ही हैं, यानी जो आज हमने पढ़ा हुआ है, एडोलेसेंट लर्नर्स, एडल्ट लर्नर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग-अलग, जैसे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीज़ें हमने देखी। इनके अलावा जो व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनको हमने समझा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन इनको कंबाइन करके तो आ ही जाता है ना? तो आपको मालूम है कि 2 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से 2 से 4 नंबर का इसमें मान के चलिए, है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ निमोनिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। देखिए इस बार के बैच में यही सभी चीज़ें अलग होने वाली हैं। तो निमोनिक्स में देखिए पीस, PEACE, ये देखिए पीस होता है ना शांति, पीस। अगर एडोलेसेंट्स के बारे में पूछे तो पीस याद रखेंगे, पी फॉर पियर्स, पियर्स मतलब सहपाठी, ई फॉर इमोशनल वॉलेटिलिटी होता है, यानी भावात्मक रूप से बहुत अस्थिरता होती है उनके अंदर। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त सोच का विकास हो जाता है। सी फॉर क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। और ई फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी अन्वेषण, है ना। तो ये एडोलेसेंट के लिए है। एडल्ट के लिए सेल्फ याद रखेंगे, है ना। और इससे भी देख लेंगे कि भाई एडल्ट्स जो होते हैं ना वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा खुद के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ये वर्ड याद भी रह जाएगा आपको। सेल्फ, सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि स्वनिर्देशित होते हैं। एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, इनको इनको पहले से प्रायर एक्सपीरियंस होता है। और लर्निंग फोकस्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। अच्छा, आई इंडिविजुअल डिफरेंस अगर हम देखें तो केप्स याद रखें। केप आप समझते हैं? केप, केप मतलब जैसे आपने सुपरमैन देखा होगा, तो सुपरमैन में जो सुपरमैन के कैरेक्टर हैं, तो आप देखते हो कि वो पीछे से ऐसे एक पर्दे नुमा लेके ऐसे उड़ते हैं, उसी को हम केप कहते हैं ना। तो सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव, पी फॉर फिजिकल, ई फॉर एक्सपीरियंसेस और एस फॉर सोशियो कल्चरल, ये सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ये निमोनिक्स मैंने दे दिया, अब इसको याद करना आपका काम है ना। और आसान आसान निमोनिक्स दिया हुआ है। अब हम कुछ एग्जाम रेडी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एनटीए क्वेश्चन आखिर पूछता कैसे है, और जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स, ये पूछ देगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोर शिक्षार्थियों की हैं, बताइए। पहला है इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, यानी वयस्क नियंत्रण से बढ़ती स्वतंत्रता। इसी टाइप के जो ऑप्शन है वो पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए वयस्क नियंत्रण से बढ़ती स्वतंत्रता, फिर है हाई इमोशनल स्टेबिलिटी होती है क्या इनके अंदर जो एडोलेसेंट होते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है क्या, और या फिर प्रेफरेंस होता है कि रोट मेमोराइज करें। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। रोट मेमोराइजेशन जो होता है ना, ये जो यंग लर्नर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो रट के याद करते हैं। आपको मालूम है कि इसमें जो है अब रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच की तरफ बच्चे चले गए हैं, तो ये नहीं होगा। अच्छा, सहपाठियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है ना? उनके उनके उन ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनसे पूछकर
अगर वो कहते हैं कि ये चीज़ें सही हैं तो उसको ही जो है ये वैलिडेट कर, उनके वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सी तो होगा ही होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी होती है क्या? नहीं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है यहाँ पर। इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं बच्चे इस एज में, जो 12 से 18 या 11 से 19 जो भी एज आप ले लें। और इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम अडल्ट कंट्रोल कह रहा है, वयस्क नियंत्रण से बढ़ती स्वतंत्रता, यानी अडोलसेंट्स जो होते हैं ना, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ये चाहते हैं कि अब मैं जो है ना वो खुद से कुछ करूं और इंडिपेंडेंट रहूं, तो ये कहीं ना कहीं एडल्ट कंट्रोल से बाहर यहाँ जाते हैं। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर्स, बताइए इनमें से कौन सी वयस्क शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक विशेषता है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है एडल्ट लर्नर्स की। पहला है लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यानी गंभीर रूप से सोचने की सीमित क्षमता। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज विद प्रायर एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो पूर्व अनुभव है इनके साथ नए ज्ञान का एकीकरण। तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस टू कॉन्सेप्चुअल चेंज, यानी वैचारिक परिवर्तन का प्रतिरोध। और चौथा ऑप्शन है प्रेफरेंस फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा के लिए वरीयता। एडल्ट लर्नर्स के लिए पूछ रहा है। तो देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब संज्ञानात्मक विशेषता चाहिए। तो क्या इनकी गंभीर रूप से सोचने की सीमित क्षमता होती है? नहीं, अब इनकी क्षमता जो है ना वो अपने चरम पर होती है, हाई पे होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहला ऑप्शन। रेजिस्टेंस होता है क्या कॉन्सेप्चुअल चेंज? नहीं, बल्कि हमने देखा था कि इनके अंदर एडेप्टेबिलिटी होता है, ये अडॉप्ट करते हैं चेंज को, है ना? तो परिवर्तन को जो है ना बिल्कुल वेलकम करते हैं एडल्ट लर्नर्स, तो ये भी नहीं होगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, इंटरनली मोटिवेट होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है ना वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद से काम करते हैं, जो एडल्ट लर्नर्स हैं, है ना, वयस्क शिक्षार्थी हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज विद प्रायर एक्सपीरियंसेस, पूर्व अनुभव के साथ नए ज्ञान का एकीकरण करते हैं एडल्ट लर्नर्स। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स, बताइए कौन से कारक शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज जो लर्नर्स के अंदर होते हैं ना, इनमें से कौन से फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव एबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, तीसरा ऑप्शन है टीचिंग मेथोडोलॉजी और चौथा ऑप्शन है इमोशनल स्टेबिलिटी। मल्टीपल चॉइस है, आपको मालूम है एनटीए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कौन से कारक शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं। तो देखिए कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ कोर्स, देखिए संज्ञानात्मक क्षमता अलग अलग होती है, कोई बच्चा बहुत तेज होता है, प्रोडिजी होता है, जीनियस होता है, और कोई बच्चा जो है ना वो स्लोअर लर्नर होता है ना। तो ये अलग अलग जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस में तो आता ही है। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड बिल्कुल हाँ, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है वो अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा जो है हो सकता है कि अलग समाज से आ रहा हो, उसके जो है बोलने की जो तरीका है वो अलग हो, समझने की तरीका अलग हो, उसकी संस्कृति अलग हो, तो कोई दूसरे से आ रहा हो, तो ये भी एक बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंस का। इमोशनल स्टेबिलिटी भी ऐसा है कि भाई जो बच्चे हैं उनके प्रायर एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उनके फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसा है, उनके साथ कोई बुली वगैरह तो नहीं हो रहा है क्लास में, कोई लोग उसको चिढ़ा तो नहीं, इमोशनल अनस्टेबल हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण है। लेकिन टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है, जैसा हमने पढ़ा था कि वो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, यानी कि ये जो शिक्षण पद्धति है ये एक्सटर्नल फैक्टर, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये लर्नर का कोई इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और बाकी सभी करेंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? तो आई होप कि जो ये क्लास है, अब आपको कुछ डायरेक्शन दिख रहा हो कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और इस बैच का नाम उड़ान बैच है क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल अब जो एनटीए पूछेगा वैसा अब हम तैयारी करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइए इस बैच से जुड़िए, उड़ान बैच से जुड़िए। अगर आप दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2025 वाला, या फिर अगर आप अगले साल जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं, फिर भी आप इस बैच में एनरोल हो जाइए। इस बार हमने एक नया सिस्टम मिला है जिसमें 1 ईयर के लिए भी आपको बैच दिया जा रहा है, और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होने वाला है आपके लिए, है ना? काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आप एक बार विनय सर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और विनय सर का नंबर है 9015958713, और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और आप बात कर लेंगे तो 1 ईयर का कोर्स आपको बहुत ही जो है वो मिनिमल प्राइसिंग में मिल जाएगा। और आइए साथ में पढ़ते हैं, साथ में बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से पूरी तैयारी हमारी चलने वाली है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।